हेलो बच्चों, आपके सामने चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें स्पेशली आपको पढ़ना है चार्ज के बारे में। इसको मतलब ऐसे पढ़ सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। इफ द केस में लगा रहता है कि चार्ज जो है वो रेस्ट में रहना चाहिए, मतलब कि चार्ज जब रेस्ट में रहता है और उस चार्ज जब रेस्ट में रहता है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात यह है कि चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अगर चार्ज मोशन है, दैट मीन्स चार्ज अगर मूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बेस पे एक डेफिनेशन भी हो जाता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। बात यह कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो होता क्या है। तो चार्ज में आपको 7th 8th में पढ़ना था कि चार्ज जो है एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। बट ये चार्ज होता क्या है, 11th क्लास में भी हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना था कि इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस को ज्वाइन करता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काउजेज इट टू बी एक्सपीरियंस अ फोर्स। मतलब कि चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब शो करता है कोई भी मैटर का, जिसके कारण क्या होता है कि एक फोर्स क्रिएट करता है। मतलब कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर आपस में रखोगे तो वो एक फोर्स जनरेट करता है, ठीक है। और उसमें कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तभी वो फोर्स क्रिएट करेगा, मतलब फोर्स जनरेट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो वो चार्ज जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट मीन्स फोर्स जनरेट करेगा। समझ लीजिए कि आप ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लो कि एक चार्ज को रखा गया तो ये चार्ज क्या करेगा कि फोर्स लगाएगा। बात समझ में आई। उसके बाद है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी होता है। फिर उसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है चार्ज का M0L0TA। हम लोग 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है M⁴L⁴TA F फॉर एम्पियर। सो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से रिलेट करता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से डिनोट करता है। और इसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है कि कोई भी चार्ज नहीं होता है। फिर अगले स्टेप में जाएं तो इसमें आपको एक टेबल बना हुआ दिखेगा, यहाँ देख रहे हैं टेबल। इसमें एक चीज़ खास लिखा गया कि इन द टेबल गिवन बिलो व्हेन सब्सटेंस मेंशन इन द कॉलम ए। ये कॉलम ए में कुछ सब्सटेंस का नाम लिखा हुआ है, कॉलम बी में कुछ सब्सटेंस का नाम लिखा हुआ है। अगर हम ए सब्सटेंस को बी सब्सटेंस के साथ रब करेंगे यानी रगड़ेंगे तो उसमें कौन सा चार्ज किस में राइज होता है। जैसे ग्लास रॉड हो गया, सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज राइज होगा, जबकि सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव चार्ज राइज होगा। वैसे ही फर हो गया, एबोनाइट रॉड हो गया, अगर इन दोनों को रब करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज राइज होगा। एबोनाइट रॉड जो से प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है वो एबोनाइट रॉड होता है। बाकी सब एग्जाम्पल है, वुलन कोट हो गया, एम्बर हो गया, मतलब रुई वगैरह हो गया, एबोनाइट रबर हो गया, ये सब चीज़ हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जब आप उस पर रब करोगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और जबकि इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज राइज हो जाएगा। तो ये तो हुई टेबल की बात। अब थोड़ा आते हैं, इसमें ये लिखा गया कि सब्सटेंस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात सही है, क्योंकि अगर देखा जाए जैसे मान लो कि अगर कोई आपके पास एक सब्सटेंस है, इस टाइप का है, ये इस टाइप का सब्सटेंस है, और अगर ये सपोज दैट मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा।
आपको बता दूं कि कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी जो होता है ये न्यूट्रली मतलब न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स इस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि जीरो होता है, नेट सम जीरो होता है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो पॉजिटिव चार्ज अगर ये रिलीज करता है, इसका मतलब कि दो पॉजिटिव चार्ज रिलीज करेगा तो उस पर दो नेगेटिव चार्ज अपने आप अराइज हो जाएगा। इसका मतलब कि कोई बॉडी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सब बॉडी न्यूट्रल होता है। तो ये बताया गया कि नेगेटिव चार्ज करें कि सबस्टेंस बिकम्स पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली ए नेगेटिव चार्ज बॉडी गेन्स सम इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर कोई बॉडी ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज अराइज होगा, अगर वही बॉडी दो इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स गेन करेगा तो उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, नोट के रूप में आप लिख लीजिएगा। और चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, करें कि व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर टू एन अनचार्ज कंडक्टर, मतलब कोई भी चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के पास ले जाएं तो क्या होता है कि इंसुलेटिंग करें कि द अपोजिट चार्ज आर प्रोड्यूस एट द नियर एंड द सिमिलर चार्ज आर सो फॉर एंड ऑफ द अनचार्ज कंडीशन। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी चार्ज बॉडी है और एक बॉडी जो है वो ऐसे ही रखा हुआ है, अगर आप चार्ज बॉडी को नज़दीक ले जाओगे तो क्या होगा कि इस चार्ज बॉडी दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज को इसके नियर एक नेगेटिव चार्ज अपने आप अराइज हो जाएगा। ये नेचुरल फिनोमेना है और इसे नेगेटिव चार्ज को देखते हुए इसके अपोजिट में दैट मीन्स इक्वल चार्ज, अगर 1 2 3 4 5 6 चार्ज इधर अराइज हुआ है नेगेटिव चार्ज, तो उधर भी 6 पॉजिटिव चार्ज अराइज होगा। क्योंकि मैंने अभी डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे बॉडी नेचुरली न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज जितना होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी पे रहेगा। दैट मीन्स वो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, दैट मीन्स न्यूट्रल रहता है। कुछ चार्ज के इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं। पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा होता है एडिविटी ऑफ चार्ज। पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बतलाया गया है कि नेट चार्ज प्रेजेंट इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कि कोई बॉडी पे नेट चार्ज जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम पे वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स कांस्टेंट कोई भी चार्ज कोई बॉडी पे जितना रहेगा, दैट मीन्स जितना प्रोटॉन रहेगा जितना न्यूट्रॉन रहेगा वो सब क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। 2 मिनट। जैसे अगर मान लो कि मैंने अभी इस पे बताया कि कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी है जिस पे अगर पॉजिटिव चार्ज जितना रहेगा, दैट मीन्स इस पे अगर 4 पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो 4 नेगेटिव चार्ज रहेगा। दैट मीन्स ये मतलब कि बाय नेचर में हम ये देखें तो जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना नेगेटिव चार्ज रहता है। सो ये यही बताता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट चार्ज प्रेजेंट इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। इन सिंपल वर्ड में देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि वी कैन से दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब सेम रहती है। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फ्री चार्जेज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्री चार्जेज मतलब कि जो चार्ज के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो इंटीग्रल के फॉर्म में होते हैं। मान लीजिए कि आप कोई बॉडी में क्यू चार्ज है, मतलब अगर कोई बॉडी पे सपोज दैट ये बॉडी है, ये बॉडी पे अगर क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, तो जो क्यू चार्ज होगा वो इंटीग्रल नंबर पे होगा। जैसे q इज इक्वल टू एन ई, दैट मीन्स एन जो शो करेगा इंटीजर शो करेगा, +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे टर्म से रिप्रेजेंट करेगा। और बात रहा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जैसे हमें पता है कि अगर E जो होगा वो पॉजिटिव E रहेगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा, और -E जो होगा वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पर इतने चार्ज वैल्यू होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, और प्लस ई मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज प्लस में। तो इस प्रकार हम किसी भी बॉडी का, दैट मीन्स कोई भी बॉडी पे
हम चार्ज की वैल्यू पता कर सकते हैं। Q इक्वल टू एनी। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। दैट मीन्स आप Q इक्वल टू 2/3 ई नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये गलत होगा, चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। सो यहाँ पे यही लिखा गया है कि इफ़ द क्यू बी द चार्ज ऑफ ए सब्सटेंस दैन क्यू इज इक्वल टू एनी। एन जहाँ पे नंबर इंटीजर नंबर शो करेगा और प्लस ई जो शो करेगा प्लस माइनस ई, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज करेगा, ये प्लस है। सो द कॉजेज ऑफ, अच्छा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या कारण है? तो चार्ज इज दैट द ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बाय रबिंग। मतलब कि अगर आप कोई बॉडी को रबिंग करोगे, दैट मीन्स कि कोई बॉडी अगर ये रब होता है, ये बॉडी रब करेंगे, तो इससे जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो सब इंटीजर के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स कि ये चार्ज कभी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फॉर्मेट में कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। दैट मीन्स ये शो करेगा 2e शो करेगा। दैट मीन्स अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन आप दो बॉडी को रब करते हो, दैट मीन्स ये बॉडी रब करते हैं, तो इससे इसका अगर मान लो चार्ज अगर ट्रांसफर होगा तो इस फॉर्मेट पे ट्रांसफर होगा, ना कि इस फॉर्मेट पे ट्रांसफर होगा। मतलब फ्रैक्शन में चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और बात करें तो नोट में ये भी लिख लीजिए कि इट हैज़ बीन द एज्यूम दैट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स देमसेल्फ आर मेड ऑफ द सम एलिमेंट्री यूनिट। मतलब ये बताया गया कि प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन भी कुछ एलिमेंट्री यूनिट से बने हुए रहते हैं, जिस एलिमेंट्री यूनिट को हम क्या कहते हैं? क्वार्क। एक्चुअली क्वार्क के बारे में हमको उतना स्टडी नहीं करना है, बट आप जान लो कि क्वार्क होते हैं, और क्वार्क के भी दो टाइप्स होते हैं। एक अप क्वार्क होता है जिसकी वैल्यू होती है 2/3 प्लस 2/3 ई होते हैं। दैट मीन ई इज इक्वल टू, आपको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। एक होता है डाउन क्वार्क होता है जिसमें क्या होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार आपको थोड़ा नॉलेज रखना है। एक्चुअली इसको ज़्यादा डिस्कशन अपन नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉर्मली, क्योंकि अब 12th में हमको क्वार्क के बारे में उतना स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी बात है एडिविटी ऑफ चार्ज। एडिविटी ऑफ चार्ज में क्या होता है? करेक्ट, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा कोई भी बॉडी पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे, वो इक्वल होगा किसके? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज। जी, दैट मीन्स कि अगर कोई बॉडी पे Q1 Q2 Q3 अगर चार्ज है तो उस पर हम अगर नेट सम चार्ज निकालें तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जहाँ तक अगर वो रहे Qn चार्ज तक, सभी चार्ज को हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। दैट मीन्स ये एडिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, और कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या होता है? तो देख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। मास क्या होता है? मास भी एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। मास में हम वेक्टर मतलब डायरेक्शन नहीं लगा सकते हैं, और चार्ज में भी कोई डायरेक्शन नहीं लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, बिल्कुल इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। बट मास क्या होगा? वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। कभी आप मास को नेगेटिव में नहीं शो करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि हमें -2 किलो टमाटर दे दो, आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पॉजिटिव शो कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और जीरो चार्ज भी हो सकता है। बात करें इलेक्ट्रिक, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। ये बात अभी डिस्कस किए थे कि कोई भी चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई बॉडी पे अगर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज रहता है, तो बाय नेचर हम कह सकते हैं कि चार्ज कोई बॉडी पे कंजर्व रहता है। दैट मीन्स कांस्टेंट रहता है। न्यूट्रल होने के लिए जितना चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए होगा उतना ही नेगेटिव होगा। सो चार्ज होता है कोई बॉडी पे हमेशा कंजर्व रहता है, जबकि मास कंजर्व नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन की बात करें तो E इज इक्वल टू mc² होता है। आपको जैसे पता होगा कि E इज इक्वल टू mc² क्या होता है? mc²। m फोर जहाँ मास से रिप्रेजेंट करते हैं, और c लाइट की वेलोसिटी स्पीड शो करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये शो करता है। कहने का मतलब कि मास जब भी ब्रेक होता है तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जैसे सन में आप क्या पढ़ते हैं? फ्यूजन होती है,
दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के हीलियम कन्वर्ट होता है, तो उसमें मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो ई इक्वल टू mc² में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मास कंजर्व नहीं होती है, वो एनर्जी में ट्रांसफर होती है, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। दूसरी बात, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बिल्कुल सही, अगर दो चार्ज को बीच में छोड़ दें, देखिए आप इसको बता रहे हैं कि दो चार्ज, दैट मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिपल करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो रिपल करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज करेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये आपको पढ़ना था। तो ये तो चार्ज के बारे में बता दिए, लेकिन मास के बारे में ऐसा नहीं होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। बिल्कुल, क्योंकि आपने पढ़ा था 11th क्लास में कि जब कोई दो मास होता है m1 और m2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस r होता था, तो आपने जब फोर्स लगाते थे कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो फोर्स का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r², जहाँ g कोई कांस्टेंट वैल्यू होता था। दैट मीन्स कि कोई जब दो बॉडी होगा मास m1 m2 का, तो उसमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगा, न कि रिपल्सिव फोर्स होगा। जबकि ये चार्ज के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि मास के कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो दोनों मास हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जबकि चार्ज के कॉन्सेप्ट में देखें तो चार्ज अट्रैक्टिव भी करता है और रिपल्सिव भी करता है, यानी अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों नेचर शो करता है। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बारे में हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तक वीडियो रखते हैं, हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे चार्ज से रिलेटेड। ठीक है, धन्यवाद।